वीडियो में आपको बताने वाला छोटा सा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है। सत्र 2021-22 के लिए कक्षा में क्रमोन्नति के क्या नियम है, यानी कि हम कक्षा में विद्यार्थी की क्रमोन्नति किस तरह से करेंगे, उसके कौन कौन से नियम है। अपडेट नियम बता रहा हूं, नए नियम बता रहा हूं, क्योंकि समय समय पर नियम बदल जाते हैं दोस्तों। इसलिए बदले हुए नियमों के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। कई बार शिक्षक बिना जानकारी के जब रिजल्ट वगैरह बनाते हैं, कक्षा उन्नति करते हैं बालक की, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आपको गड़बड़ नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, यही हमारा प्रयास है। इसलिए मैं आपको ये सारे नियम बता रहा हूं। चलिए पहला नंबर पर देखिए, विद्यार्थियों को उनकी 2 सामयिक परखों, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर के एक सामयिक परख, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण किया जाएगा। कक्षा 9 व 11 में वही विद्यार्थी क्रमोन्नति, कक्षोन्नति या उत्तीर्ण का अधिकारी माना जाएगा जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम 36% अंक प्राप्त किए हों। परंतु वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। देखो यहां पर 3-4 बातें एक साथ इंक्लूड की गई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि विद्यार्थियों को उनकी 2 सामयिक परख, यानी कि जो उनके टेस्ट होते हैं, ठीक है, प्रथम टेस्ट एंड सेकंड टेस्ट, 2 टेस्ट हो गए। एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा हाफ ईयरली एग्जाम, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा, इसके अलावा वार्षिक परीक्षा, ठीक है, इन परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर के, इन तीनों के योग को मिलाकर के एक सामयिक परख, या फिर मान लो किसी ने दोनों टेस्ट नहीं दिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी बता रहे हैं यहां पर, दोनों टेस्ट नहीं दिए तो जैसे कि मान लो एक टेस्ट दे लिया, ठीक, और अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर के, जैसे एक टेस्ट दिया तो फिर एक टेस्ट के नंबर जोड़ने हैं, और अर्धवार्षिक के जोड़ने और वार्षिक के जोड़ने हैं, दोनों के जोड़ने हैं। तो इस प्रकार इन तीनों का योग कर लेना है, उसके बाद ही वो उत्तीर्ण किया जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि कक्षा 9 और 11 के लिए विशेष बात है। यहाँ पर 9 और 11 के लिए यहां पर थोड़ा सा विशेष बताया है कि वही विद्यार्थी उत्तीर्ण का अधिकारी माना जाएगा जिसने प्रत्येक विषय में 36% अंक प्राप्त करे हों, 36% अंक प्राप्त किए हों। परंतु एक दूसरी बात और साथ में बताई है, ये तो ऑल ओवर हो गया, लेकिन वार्षिक परीक्षा में स्पेशल कहा गया है कि उसको 20% अंक मिलने चाहिए। 20% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि 20% अंक टोटल का जितना, जैसे मान लो कि कोई पेपर है उसका वार्षिक का 100 नंबर का, तो 100 नंबर में से 20% उसके अंक आना कंपलसरी है। जैसे मान लो कि उसके अंक आए 18 मान लो, तो वो बच्चा पास नहीं माना जाएगा, उसको हम उत्तीर्ण नहीं कर सकते। ये हमारा नियम हो जाता है इसमें। एक क्लियर है सबके? इस तरह से आपको ये अपडेट जानकारी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट तैयार करना होगा। तो यहां पर जो विशेष बताया 9वीं 11वीं के लिए वो ध्यान रखना आपको, क्योंकि उसमें बताया है कि वार्षिक परीक्षा में 20% अंक प्रत्येक विषय में होना कंपलसरी है। अगला देखिए नियम, आगे नियम में बता रहे हैं, देखिए कि जिन विषयों में सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं उनमें अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा में कोई कृपांक दे नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लेना है। कोई भी उसमें ग्रेस की व्यवस्था नहीं होती है, ग्रेस का सिस्टम नहीं होता है। किसमें? प्रायोगिक परीक्षा में, प्रैक्टिकल एग्जाम में ग्रेस कभी भी नहीं दिए जाते हैं। तो यहां पर स्पष्ट है कि जिन विषयों में सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, यानी कि प्रैक्टिकल भी होता है एग्जाम के साथ साथ में, जैसे कि मान लो कि भूगोल है, ठीक है, चित्रकला है, और भी कई विषय हैं ऐसे जहां पर दोनों चीजें होती हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं कि उनमें अलग अलग पास होना अनिवार्य है, अलग अलग पास होने चाहिए। जो पास होने का क्राइटेरिया हमने बताया है वो अलग अलग उसको पास करना होगा, तभी जाकर के वो पास माना जाएगा। दूसरी बात है कि इसमें ग्रेस या कृपांक की कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसमें कृपांक के नंबर दे नहीं होते हैं। तो यहां पर ये अपडेट जानकारी है, आपको इसी के अकॉर्डिंग अपना कार्य करना होगा। तो ये तो हो गया कि भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तब क्या करना है। आगे सुनिए, आगे कह रहे हैं कि दोनों परखों का योग, यानी दोनों टेस्टों का योग, ठीक है, प्रथम टेस्ट और द्वितीय टेस्ट, इसके बाद में अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग यदि भिन्न में हो तो उन्हें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जावे।
तो वैसे इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि कोई संख्या भिन्न में आ रही है, भिन्न से मतलब आप पॉइंट में समझ लीजिए। जैसे मान लो किसी की परसेंटेज बन गई 59 पॉइंट है, जैसे मान लो 51 बन गई, ठीक है। अब ये पॉइंट में है, अब ये भिन्न की संख्या थी, उसको हमने कन्वर्ट करके इसमें दशमलव में चेंज कर दिया है, ऐसे मान लो आप। तो अब इसमें क्या करना है, आपको इसको अगली संख्या में परिवर्तित कर देना होगा। ये यहां पर बता रहे हैं अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जैसे हम करते हैं नॉर्मल। जैसे मान लो किसी के नंबर आए 5.5 तो उसको हम 6 कर देते हैं, 7.5 आए तो 8 कर देते हैं। अब यहां पर इसके नंबर 60 हम कर देंगे, अगली संख्या में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो हम करते ही हैं, इसमें कोई खास इसमें लेटेस्ट जानकारी वाली बात नहीं है। चलिए आगे कह रहे हैं कि यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में किसी ऐसे विद्यालय से आकर के प्रवेश लेता है जहां सामयिक परख नहीं होती है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर समिति बनाकर के एक लिखित सामयिक परख आयोजित करके एक परख अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। बिल्कुल अच्छी जानकारी है, बहुत बढ़िया बात कही है। कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जो ऐसे स्कूल से आया है, ठीक है, जहां पर उसके टेस्ट नहीं होते, यानी कि प्रथम टेस्ट सेकंड टेस्ट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां टेस्ट होते ही नहीं, लेकिन अपने यहां पर होते हैं। आपके स्कूल में एडमिशन उसने ले लिया, लेकिन आपके यहां टेस्ट होते हैं, और टेस्ट जो हुए थे वो पहले ही हो चुके थे, वो लड़का जो है लेट आया है। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर एक समिति बनानी है, उसके बाद में उसकी एक लिखित सामयिक परख हम आयोजित करेंगे, उसके बाद में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा लेंगे, उसके बाद में तीनों का हम टोटल करेंगे, उसी के आधार पर उसको हम मतलब पास करेंगे, उसी के आधार पर उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी जानकारी है, इसको भी अपडेट रखना है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि अंतिम परीक्षा परिणाम उन्हीं विद्यार्थियों का घोषित होगा जिन्होंने कम से कम एक सामयिक परख तथा वार्षिक परीक्षा अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा दी हो। यहां पर कई हमारे टीचर साथी जो हैं उनको कंफ्यूजन रहता है, वो कई बार इसमें उलझन में रहते हैं, तो यहां पर मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए कह रहे हैं कि अंतिम जो लास्ट हम रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है, लास्ट जो रिजल्ट हम डिक्लेयर करेंगे स्टूडेंट का, वो किसका करना है। कह रहे हैं कि जिन्होंने कम से कम एक टेस्ट दिया हो, कम से कम एक टेस्ट तो होना ही चाहिए भाई, कम से कम एक टेस्ट हो। इसके अलावा वार्षिक परीक्षा अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा, इन दोनों में से कोई एक हो, या फिर अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा दी हो, या तो दोनों परीक्षाएं हो सकती हैं या फिर एक परीक्षा हो सकती है, तब उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने दोनों एग्जाम नहीं दी, अर्धवार्षिक वार्षिक, तो आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। दोनों में से कोई एक दे ली है और इधर एक टेस्ट उसने दे दिया है, तो उसका रिजल्ट हमें घोषित करना होगा। अब रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, फेल हो रहा हो, पास हो रहा है, वो एक अलग मैटर है। आगे चलिए, आगे अगला नियम कह रहे हैं कि अतिरिक्त विषयों में यथा जैसे कि कला शिक्षा है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, जीवन कौशल इत्यादि विषयों में विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा के कुल 100 अंकों में से प्राप्तांकों के आधार पर उसको A+ से लेकर के D तक हम ग्रेडिंग देते हैं। ठीक है, इसमें ग्रेडिंग दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित हो परंतु अन्य विषयों में उत्तीर्ण हो रहा है, तो ऐसे विद्यार्थी को D श्रेणी में मान करके उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। ये भी लेटेस्ट जानकारी है, यहां भी कई मतलब टीचर साथी कंफ्यूजन में रहते हैं, तो इस बात को भी अच्छे से क्लियर कर लेना है। हम बात कर रहे हैं अतिरिक्त विषयों की। अतिरिक्त विषय वैसे सभी जगह होते ही हैं, जैसे कि कला शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा है, जीवन कौशल है, अभिव्यक्ति, अनेक प्रकार के अतिरिक्त हमारे विषय रहते हैं। इन विषयों में विद्यार्थी को हम ग्रेडिंग देंगे। ठीक है, 100 नंबर का टोटल पेपर हुआ तो उसमें हम ग्रेडिंग देंगे टोटल के हिसाब से। तो इसमें ग्रेडिंग देंगे A+, A, B, C, D, ये हमारी ग्रेडिंग रहेगी। और फिर आगे कह रहे हैं कि यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में एग्जाम नहीं दी, उसने एब्सेंट रह गया मान लो, और अन्य जो विषय हैं हमारे मेन विषय उनमें वो पास हो रहा है, तो फिर उसको फेल नहीं कर सकते हम। ये भी नियम है, फेल नहीं कर सकते, उसको D ग्रेड दे करके उसको उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। अब D ग्रेड देनी है आपको। अब D ग्रेड का मतलब हो गया कि 0 से 40 नंबर वाले का D ग्रेड देते हैं, तो 0 आ रहे हैं तब भी उसको D ग्रेड में रखना है, 40 तक आ रहे हैं तब भी उसको D ग्रेड के अंदर रखना होता है। तो यहां पर उसको इस तरह D श्रेणी में मान करके उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। आगे देखिए, अगला नियम है इसमें
राज्य सरकार द्वारा नव क्रमोन्नत विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा की मूल परीक्षा या फिर पूरक परीक्षा का परिणाम विलंब से घोषित होने के कारण विद्यार्थी को नियमानुसार प्रवेश लेने से पूर्व जो परख व परीक्षा हो चुकी है उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शेष रही परीक्षाओं के पूर्णांकों के योग के आधार पर घोषित किया जाएगा। स्पष्ट है इसमें, यानी कि जो शेष परीक्षाएं बची हुई हैं उन परीक्षाओं में जो नंबर उसके बन रहे हैं, जो उसके नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों के आधार पर ही उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, यानी नियमानुसार प्रवेश लेने से पहले जो परख परीक्षा हो चुकी हो, ठीक है, उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शेष रही परीक्षाओं के पूर्णांकों के योग के आधार पर ही हमें घोषित करना होगा। सीधी सी बात है। अगला नियम देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण करके विलंब से प्रवेश लेने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व, विलंब का मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले की बात हम कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहां कह रहे हैं कि विलंब से प्रवेश लेने वाले का परीक्षा परिणाम अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के आधार पर घोषित किया जाएगा। बात स्पष्ट हो गई है। जैसे मान लो कि टेस्ट का टाइम निकल चुका है, टेस्ट वो नहीं दे सका, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले उसका एडमिशन हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो रिजल्ट निकालेंगे वो अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के दोनों के पूर्णांक के आधार पर उसका रिजल्ट हम घोषित कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसमें हमने आपको एक एक बिंदु को अच्छे से स्पष्ट किया, एक एक निर्देश को हमने समझाया है, उत्तीर्णता के कौन कौन से नियम हैं। ये लेटेस्ट जानकारी है, एकदम कंफर्म जानकारी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना रिजल्ट तैयार करना है। क्योंकि इसमें कई साथियों को, हमारे जो शिक्षक साथी हैं, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो इससे निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। इस तरह की यदि वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। तो एक छोटा सा काम करके जरूर जाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।